सभी को नमस्कार। बीएड तृतीय वर्ष थर्ड ईयर में हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण के अंतर्गत बहुत सारी जो बातें हैं जैसे मान लीजिए उसका अर्थ है, परिभाषा है, उसके उद्देश्य है, उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। हिंदी गद्य पाठ के अंतर्गत सबसे पहले अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, उद्देश्य के बाद में आ जाएगा आपकी विधियां, विधियों के बाद में आ जाएगा कि कौन कौन सी जो उसकी शब्द व्याख्या या भाषा कार्य होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल आज विधियों तक ही इस बात को रहने देंगे। सबसे प्रथम जो कार्य है अर्थ। हिंदी विषय में अनेक प्रकार की विधाएं होती है। गद्य, पद्य, व्याकरण, रचना, पत्र लेखन, निबंध लेखन और अनेक विधियां होती है। उसमें से सबसे जो प्रमुख होती है वो गद्य पाठ की जो विधि होती है। साहित्य के दो रूप होते हैं, गद्य और पद्य। कला की दृष्टि से पद्य को प्रधानता दी जाती है क्योंकि उसमें रस होता है, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, उसमें तुकबंदी होती है और भी कई सारी बातें उसके अंतर्गत निहित होती है। व्यवहार की दृष्टि से गद्य को प्रधानता दी जाती है। साहित्य के दो रूप होते हैं, गद्य और पद्य। ठीक है। हमारे जितने प्रकार के दैनिक व्यवहार होते हैं उनमें गद्य का ही प्रयोग होता है। जैसे घर बाहर, हाट बाजार, अध्ययन अध्यापन, अस्पताल कचहरी आदि अनेकानेक स्थलों पर गद्य की आवश्यकता होती है और उचित तो यह है कि इन तमाम जगहों पर शुद्ध गद्य का ही प्रयोग किया जाए। जीवन में गद्य का बड़ा महत्व है। कहते हैं अपनी मीठी जबान से ही कोई सम्मान सूचक पद प्राप्त करता है, अर्थात हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। परिभाषा के अंतर्गत आज हम श्रीधर मुखर्जी की परिभाषा अपन पढ़ते हैं। श्रीधर मुखर्जी के अनुसार कविता छंदोबद्ध होने के कारण ताल पर सीधी चलती है, जबकि गद्य नियमित रूप से नहीं चलता और रागहीन होने के कारण यह हृदय को स्पंदित नहीं करता है। श्रीधर मुखर्जी ने यह कहा है कि कविता जो है छंदोबद्ध होती है, अर्थात उसमें भाव, लय, ताल के अनुसार काव्य लिखा जाता है और भाव प्रधानता या रस प्रधानता होने के कारण उसका रसादान होता है, आनंददायी वो प्रक्रिया होती है। जबकि गद्य जब अपन पढ़ते हैं तो नियमित रूप से व्याकरणों का प्रयोग करते हुए उसे एक साथ अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उसमें रसास्वादन या अन्य भावार्थ
मुख्य नहीं होता है, उसमें जो संदेश जो होता है, अर्थ जो होता है, वो प्रमुखता होता है। ये तो पहले हो गए। दूसरे जो हो गए हैं नीरज, जो बहुत बड़े हिंदी के वह क्या है काव्यकार रहे हैं, उनके अनुसार जो है गद्य जहाँ असमर्थ होता है वहाँ कविता जन्म लेती है, और जहाँ कविता विवश तथा लाचार होती है वहाँ गीत आते हैं। जीवन जहाँ एक है वहाँ तक वह काव्य, और जहाँ एक न होकर अनेक है वहाँ विज्ञान है। अनेक तत्व में एकत्व की ओर जाना कविता है, और एकत्व से अनेकत्व की जाना तर्क है। गद्य में न तो छंद है, न छंदों के बंधन है, और न ही सुर, ताल और लय के कटघरे हैं। वह तो अभिव्यक्त विचारों का उन्मुख और स्वच्छंद प्रवाह है, जो अनवरत चलता है, कभी भी रुकता नहीं है। आपने देखा जा नीरज ने कितनी अच्छी बात कही है। नीरज कहते हैं कि भाई गद्य में न तो छंदों के बंधन है, न ही सुर, ताल और अन्य बातें आती है। उसमें गद्य धारा प्रवाह एक ही तरह चलता है। जब वो धारा प्रवाह चलता है एक ही तरह, तो अन्य प्रकार की जो जो बातें होती है वो उसमें निहित होती है। उसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान रखते हुए आरोह, अवरोह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, उन सब का ध्यान रखते हुए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। हम आगे चलते हैं। लेखक की विचारधारा से गद्य में अधिक सहजता से गतिमान हो जाती है। संस्कृत आचार्य भी हुए हैं जिनकी भी परिभाषा अपन देख लेते हैं। दांडी, हालांकि ये दंडी कहते हैं इन्हें, और दंडी के अनुसार जिस रचना में छंद, शास्त्र के गुण एवं मात्राओं से संबंध नहीं होते वह गद्य है। ये कहते हैं जिस छंद में काव्य का रूप नहीं होता है और गद्य का धारा प्रवाह उपयोग होता है, वह गद्य साहित्य कहलाता है। आगे हम चलते हैं। गद्य साहित्य के उद्देश्य। उद्देश्य में पहला जो है उद्देश्य, यदि अपन बात करेंगे उससे पहले भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्रों की विचार शक्ति में वृद्धि हो और वह अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सके तथा विभिन्न साहित्यकारों द्वारा व्यक्त विचारों को सरलता से, सुगमता से ग्रहण कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गद्य शिक्षण प्रभावी साधन होता है। अब अपन बात करेंगे गद्य शिक्षण के उद्देश्य। पहला जो है इसमें छात्रों के वर्णों, शब्दों, वाक्यों, छात्रों के वर्णों, शब्दों, वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। जब अपन शिक्षण का कार्य करते हैं, जब विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने जाएंगे, तब गद्य का आदर्श पाठ होता है और अनुकरण पाठ होता है, मौन पाठ भी होता है। अर्थात 3 तरह के उनके पाठ होते हैं। जब आदर्श पाठ पढ़ाया जाता है तो उसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान रखते हुए, जैसे आप पढ़ाओगे, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका पाठ को पढ़ाती है तो उसमें वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का उच्चारण शुद्ध रखना पड़ता है। इसी का अनुकरण सभी छात्र छात्राएं जब उनकी पढ़ने की बारी आएगी तब वे करेंगे। तो इसमें इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। दूसरा है उनके विचारों तथा शब्दों, रूढ़ोक्तियों, लोकोक्तियों, सूक्तियों एवं कथाओं के कोश का क्रमशः विस्तार करना। गद्य में कई प्रकार के लोकोक्तियाँ आती है, मुहावरे आते हैं, सूक्तियाँ आती है, कथाएँ आती है। जब आप ये पाठ को पढ़ाते हो तो उस पाठ को, गद्य पाठ को पढ़ाते हो और शिक्षण के लिए जब पाठ पढ़ाने जाओगे तो छात्र
जब इसको ध्यानपूर्वक अनुकरण पाठ करेंगे, मौन पाठ करेंगे, तो इन सभी में उनकी वृद्धि होगी। तो कौन कौन सी है लोकोक्तियाँ? मुहावरे, सूक्तियाँ, कथा इत्यादि जो शब्द होते हैं वो। तीसरा जो है चिंतन में क्रमशः स्पष्टता, सुसंगतता एवं कर्मबद्धता उत्पन्न करना। अर्थात छात्रों में क्या होती है, जब वे अपने विचार गद्य में रखते हैं तो स्पष्टता आती है, शुद्धता आती है उनके विचारों में, है ना। इसी प्रकार संगतता होती है और क्रमबद्धता भी उनके विचारों में आती है, जो बहुत ज़रूरी है। जब विचार आप अभिव्यक्त करते हैं तो उसमें क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी है, स्पष्टता रहनी जरूरी है, विचार स्पष्ट भी हो, शुद्ध भी होने चाहिए। संगतता मतलब तालमेल उनका बराबर होना चाहिए। चौथा जो है वाक्य में प्रयुक्त शब्द रूपों की शुद्धता और अशुद्धता समझने की स्तरोचित योग्यता उत्पन्न करना है। तो कौन कौन से शब्द शुद्ध है और कौन कौन से शब्द अशुद्ध है, उनकी वे पहचान करते हैं और उन्हें अच्छा बोलने का प्रयास वे करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उद्देश्य के अंतर्गत गद्य पाठ के उद्देश्य पढ़ा रहा हूँ और गद्य पाठ उद्देश्य में अपन चर्चा कर रहे हैं। छात्रों को सुंदर गद्यात्मक उद्धरणों के संकलन की प्रेरणा देना। अब ये गद्यात्मक जो शब्द है ये गद्य से उत्पन्न हुआ है। गद्य धन आत्मक, उद्धरणों, अनेक प्रकार के उद्धरण उसमें जो भी पाठ आता है उसके समय समय पर आता है, तो उसके संकलन, उद्धरणों का संकलन क्या करते हैं, जब भी कोई छात्र छात्रा होते हैं जो पढ़ाई करती है या करते हैं, तो उसके उद्धरणों का जो संकलन होता है वो उसमें कर सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कोटेशन कहते हैं। कई जैसे स्वामी विवेकानंद का पाठ आया है तो स्वामी विवेकानंद के कई सारे कोटेशन आते हैं, उद्धरण आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के भी कई सारे प्रकार के उद्धरण व कोटेशन आते हैं। कई बार लेखक अपनी बात जो कहता है या कविकार जो अपनी बात जो कहता है तो उसमें भी उद्धरणों के संकलन में छात्र कर सकते हैं। यह भी इसका एक उद्देश्य है। इसी प्रकार छठा जो है छात्रों के हृदय में भाषा विषयक शुद्धता के प्रति गंभीर सावधानी का भाव उत्पन्न करना। गंभीर सावधानी अर्थात उनको जब भाषा सिखाई जाती है तो उनमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके प्रति क्या होता है, उनमें भाव उत्पन्न होता है कि किस प्रकार की भाषा का उपयोग उन्हें करना चाहिए। अगला जो है इसमें ज्ञान क्षेत्र एवं विवेक के विकास द्वारा चरित्र चित्रण करना। यदि हम कोई पाठ पढ़ाते हैं तो अपने लेखक के माध्यम से कई प्रकार के बातें उसमें विषय सामग्री में आती है, पाठ में आती है, तो उसमें जो बात आती है अपने ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होती है, उसकी जो समझ विवेक जिसको कहते हैं हम, समझ विवेक विकसित होती है। जब समझ विवेक विकसित होती है तो चरित्र का निर्माण वे करते हैं। तो सच्चरित्र जो कई प्रकार की जो जीवनियाँ आती हैं, कई प्रकार की जो गद्य में साहित्य में बातें आती है वो सभी इसमें समाहित होती है। अगला जो है आठवां जो है विभिन्न लेखन शैलियों का परिचय करा करके उनके विकास में सहायता करना। लेखन शैलियाँ का परिचय करके उनके विकास में सहायता करना। लेखन शैली निबंध लेखन होता है, कहानी लेखन होता है, प्रतिवेदन लेखन होता है, पत्र लेखन होता है। तो अनेक प्रकार की जो बातें होती है, जो उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्ति जब ये इस प्रकार के पाठ पढ़ाते हैं तो उनकी पूर्तियाँ होती हैं। और भी बहुत सारे जो NCERT है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग ने बहुत सारे उद्देश्य गद्य पाठ के निर्धारित किए हैं, परंतु यहाँ पर हम अमुक उद्देश्यों पर ही
चर्चा कर सकते हैं। अमुक अमुक उद्देश्य जो है ये अपन ने आज चर्चा करी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गद्य शिक्षण के माध्यम से छात्रों के शब्द व सुक्ति भंडार में वृद्धि करना, उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करने की योग्यता उत्पन्न करना, छात्रों की विचार शक्ति में वृद्धि करना, विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना और बहुत सारी जो बातें हैं उसमें आएगी। या तो गद्य शिक्षण के ये उल्लेखनीय व सामान्य उद्देश्य है। अब हम आगे चल करके विधियों की बात करते हैं कि कौन कौन सी विधियां जो है गद्य शिक्षण में अपना योगदान देती है। विधियों से पहले उद्देश्यों पे अपन चलेंगे कि कई प्रकार के जो उद्देश्य हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये जो उद्देश्य है, इन उद्देश्यों में तो अपन ने सामान्य उद्देश्य की ही बात करी है। ये सभी क्या है? सामान्य उद्देश्य है। जब अपन इसको विशेष कोई पाठ पढ़ाते हैं तो विशेष उद्देश्य इनके थोड़े से अलग होते हैं। विशेष उद्देश्य भी एनसीईआरटी ने लगभग 80 के आसपास बताए हैं। उनमें अनेक प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, परंतु हम उन उद्देश्यों में न जाकर के केवल विशेष उद्देश्य अपन बात करेंगे। जब कोई पाठ का निर्माण करते हैं तो इन उद्देश्यों की पूर्ति अलग अलग तरह से होती है। गद्य में अलग उद्देश्य होते हैं, पद्य में अलग उद्देश्य होते हैं, कहानी में अलग उद्देश्य होते हैं, रचना शिक्षण होते हैं या पत्र लिखन होते हैं तो उसमें अलग होते हैं। मुख्य उद्देश्य जो है वो अपन बात करते हैं ज्ञान के उद्देश्य, बोध के उद्देश्य, ज्ञान बोध कौशल के उद्देश्य, रुचि के उद्देश्य और अभिवृत्ति के उद्देश्य या वृत्ति के उद्देश्य। इस प्रकार से ये 5 उद्देश्य जब पाठ का निर्माण करते हैं तो मुख्यतः कहीं न कहीं इनकी उन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जब कोई भी पाठ अपन पढ़ाते हैं, गद्य पाठ, तो उसके गद्य या पद्य या व्याकरण या अन्य जो कुछ भी पाठ आप पढ़ाते हो उन सभी के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ज्ञान, बोध, कौशल, रुचि और वृत्ति, प्रत्येक पाठ के ये उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति यदि पाठ पढ़ाते हैं तो उसकी उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक बिंदु पर होती है। जैसे मान लीजिए आप प्रस्तावना के प्रश्न करते हैं तो उनमें कोई ना कोई उद्देश्य पूर्ति करता है। प्रश्न के पूछते हो तो कोई ना कोई उद्देश्य पूर्ति होती है। आप वार्तालाप करते हैं छात्रों से तो कोई ना कोई उद्देश्य की पूर्ति होती है। वो जो जवाब देते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य की पूर्ति होती है। श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य की पूर्ति होती है। जब श्यामपट्ट कार्य करते हैं तो LSRW का सिद्धांत यहाँ पर होता है, जिसको बोलते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस प्रकार क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति समय रहते होती है। तो जब ये उद्देश्य की बारी आएगी तब अपन इसका विस्तृत अध्ययन अपन करेंगे। अब अपन आगे चलते हैं। विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी जो विधियां हैं प्रमुखतः अपन पढ़ेंगे उसके बारे में। गद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती है उसमें गद्य शिक्षण की विधियों को अनेक प्रकार से अपन संबोधित कर सकते हैं। गद्य शिक्षण की विधियां जो है इसे आप प्रणाली भी कह सकते हो। गद्य शिक्षण की प्रणाली, गद्य शिक्षण की विधियां, है ना, ये सभी क्या है? एक ही है और अच्छी है। तो अपन जब पढ़ेंगे तो अपने को आगे मालूम चलेगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे प्रणालियाँ। कविता कब और कैसे पढ़ाई जाए, इस विषय पर बहुत विचार हुआ है, परंतु गद्य कब और कैसे पढ़ाया जाए इस पर अपेक्षाकृत कविता के माध्यम से कम विचार हुआ है। गद्य शिक्षण की जिन प्रणालियों का अब तक विकास हुआ है उनका सामान्य परिचय
इस प्रकार है। पहला जो है आपका अर्थ कथन विधि या प्रणाली। अर्थ कथन विधि और प्रणाली जो है, इस प्रणाली में अध्यापक या शिक्षक गद्य का मौखिक पठन करता है और साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ बताता चलता है, और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है वहाँ भावों को स्पष्ट करने के लिए कथन भी करता है। इस प्रकार इस प्रणाली में अध्यापक सब कुछ अपनी ओर से बताता है और बच्चे श्रोता के रूप में सुनते हैं। इसमें बच्चों को स्वयं सोचने विचारने के अवसर कम मिलते हैं। परिणाम यह होता है कि ना तो उनमें पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है और न अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। ये भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। तब इस प्रणाली से शिक्षण करना निरर्थक माना जाता है। अर्थ कथन विधि में आपने देखा होगा कि इसमें जब शिक्षक पाठ पढ़ाता है तो पाठ पढ़ाते समय कई प्रकार की बातें वहाँ पर होती है। जब वह आदर्श वाचन करता है पाठ का, गद्य के पाठ का, तो गद्य पाठ का आदर्श वाचन करते समय वह सभी नियमों का ध्यान में रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करता है। जब भी सभी बालक बालिकाएं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बीच बीच में ऐसे कठिन शब्द आते हैं, उनका वह श्यामपट्ट के माध्यम से निदान भी करता चला जाता है। अर्थात शब्द के अर्थ बता सकता है, संधि समास या अन्य कोई जो व्याकरण की दृष्टि से कठिन स्तर पर होते हैं उनका निदान भी वह साथ साथ करता है। कोई विद्यार्थी होता है, यदि उसके मन में कोई प्रश्न उठता है तो वह पाठ के अंत में इसको पूछ सकता है और कर सकता है। इस प्रकार लेखक द्वारा रचित गद्य पाठ, उसमें अनेक प्रकार के जो संदेश होते हैं उसको इसके माध्यम से वह उकेरता है। अगला जो है अपना व्याख्या प्रणाली या विधि। तो व्याख्या प्रणाली और विधि में पाठ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। इस प्रणाली में अध्यापक या शिक्षक शब्दार्थ और अर्थ कथन के साथ साथ शब्दों और भावों की व्याख्या भी करता है। शब्दों के संदर्भ में वह उनकी व्युत्पत्ति की चर्चा भी करता चला जाता है, उनके पर्याय भी बताता चलता है और पर्यायों के भेद भी बताता है। संयुक्त शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि व समास आदि की व्याख्या भी वह समय रहते करता रहता है। भावों के स्पष्टीकरण के लिए अपनी ओर से अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है और अपनी बात के समर्थन में उद्धरण देता है। इस प्रणाली में वह बच्चों की शंकाओं का समाधान भी करता चला जाता है साथ ही साथ। परंतु यह प्रणाली यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस प्रणाली में वह करते समय थोड़ा उसको अधिक मिले। इसमें अध्यापक अधिक क्रियाशील रहता है और छात्र क्रियाशील तो रहता है परंतु उसकी अपेक्षा कम रहता है। अध्यापक यह प्रयत्न नहीं करता कि सभी छात्र सक्रिय रूप से भाग लें। इस प्रणाली में जैसा आपने देखा होगा कि व्याख्या विधि प्रणाली में जो है व्याख्या प्रदान होती है। जब शिक्षक पाठ को पढ़ाता है तो साथ साथ में वह उसके भाव भी बताता जाता है। भाव के साथ में वह व्याकरण से संबंधित बहुत सारे प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, व्याकरण के और भी जो नियम हैं उनका निराकरण करते हुए श्यामपट्ट के माध्यम से चलता है, जिससे उसकी जो भी कठिन स्तर पे जो पाठ होता है उसको सरल विधि से करने का प्रयास वह करता है। छात्र इसमें प्रश्न पूछ सकता है परंतु वो ध्यान रखे कि भाई जो भी प्रश्न पूछे अंत समय में 4 से 5 मिनट मिले, उस समय में उनको पूछ करके उसके समस्या का समाधान कर सकता है। इसमें भी जो अध्यापक होता है वो उसको विषय का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ छात्रों से सामंजस्य बैठा करके विषय को सरल व सहज बना
सकता है। विश्लेषण विधि या प्रणाली है। विश्लेषण विधि या प्रणाली जो है वो भी बहुत अच्छी विधि व प्रणाली है। विश्लेषण प्रणाली व्याख्या प्रणाली से इस अर्थ में भिन्न है कि व्याख्या प्रणाली में अध्यापक या शिक्षक सब कुछ अपनी ओर से ही बताता है। हाँ, यदि कोई छात्र उसके सामने अपनी समस्या रखता है तो उसका उत्तर भी वह वही देता है, परंतु विश्लेषण प्रणाली में अध्यापक शब्द एवं भावों की व्याख्या के लिए प्रश्न आदि का सहारा लेता है और बच्चों को स्वयं सोचने और निर्णय करने के अवसर प्रदान करता है। इस विधि में अध्यापक बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का विकास करता है। इस प्रणाली में अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं, इसलिए यह प्रणाली प्रथम दो प्रणालियों से बहुत अच्छी है, परंतु सब कुछ विश्लेषण द्वारा स्पष्ट करना समय अभाव के कारण संभव नहीं होता है। इसलिए उत्तम शिक्षण के लिए अन्य प्रणालियों का भी सहयोग समय समय पर रहना चाहिए। आपने देखा होगा विश्लेषण जिसको अंग्रेजी में एनालिसिस कहते हैं, संश्लेषण और विश्लेषण विधि ये बहुत अच्छी विधि होती है। जिसको सामान्य शब्दों में हम चीर फाड़ कहते हैं कि जब आप कोई पाठ पढ़ रहे हो तो उसकी चीर फाड़ करनी पड़ती है। चीर फाड़ से यहाँ अर्थ यह है कि उसके कठिनाई स्तर को जांच करके उसका समाधान करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद का कफन पाठ आपने पढ़ाया है, तो मुंशी प्रेमचंद के कफन पाठ क्या है, भाव, उसमें कई प्रकार के भाव आते हैं। उसमें क्रंदन वाला भाव भी आ रहा है, मतलब उसमें कहीं पर भी जैसे कोई कफन का आ रहा है तो उसमें यह पात्र में दो पात्र होते हैं, तो गीसु और वो उसके जो पिता संवाद करते हैं आपस में, पुत्र और पिता संवाद करते हैं और कफन पर है। तो कुल मिलाकर के जैसे मान लीजिए वो कहीं आलू खा करके सो जाते हैं, जबकि उनको कफन के लिए पैसे दिए गए होते हैं। तो उसका जहाँ हम विश्लेषण जब करते हैं तो एक एक बिंदु, कहानी की एक एक बिंदु को उसमें लिया जाता है और उससे बताया जाता है। छात्र को यदि समझ में नहीं आता है तो वो उसको उसका भाव समेत उसको बताया जाता है, तो वो इसमें आती है बात। चौथा जो है समीक्षा प्रणाली या समीक्षा विधि, ये भी गद्य शिक्षण की बहुत अच्छी विधि या प्रणाली है जो उसके अंतर्गत आती है। इसमें जो है, इस प्रणाली में पाठ्य गद्य के तत्वों का विश्लेषण कर उसके गुण दोष परखे जाते हैं। यहाँ यह बात समझने की है कि निबंध का अर्थ एवं भाव स्पष्ट हुए बिना उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है। निबंध शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषाई ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करना है। बच्चे समीक्षा तो तभी कर सकते हैं जब उनके भाषाई ज्ञान एवं कौशल का विकास हो जाए। भाषाई ज्ञान एवं कौशल के विकास के लिए व्याख्या और विश्लेषण प्रणालियों का प्रयोग करना होता है। पाठ्य निबंध की समीक्षा के लिए समीक्षा प्रणाली अपनाई जाती है। इस प्रकार यह प्रणाली अन्य प्रणालियों की पूरक है, अपने में स्वतंत्र प्रणाली नहीं है। इस प्रणाली का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब निबंध के तत्वों की व्याख्या एवं समीक्षा की जानी हो। यह कार्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए, उससे पहले नहीं किया जाना चाहिए। समीक्षा विधि जो है ये उच्च कक्षाओं के लिए होती है। जब 8वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं होती है उसमें पाठ की समीक्षा के माध्यम से पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि हिंदी में निबंध 8वीं के बाद में प्रारंभ हो जाते हैं, उससे पहले भी होते हैं परंतु वो संक्षिप्त रूप में होते हैं। तो विस्तृत रूप में जब निबंध आने प्रारंभ हो जाते हैं तो उसमें समीक्षा विधि होती है। कोई भी निबंध पढ़ाए जाते हैं तो वो भाव प्रधान निबंध होते हैं। उसमें अनेक प्रकार के जो भाव होते हैं उसको
बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई निबंध आप पढ़ा रहे हो और निबंध में स्वच्छता की बात आ रही है, अर्थात स्वच्छता का ध्यान आप किस प्रकार रखोगे। तो स्वच्छता का पहला बिंदु, स्वच्छता का दूसरा बिंदु, स्वच्छता का तीसरा बिंदु और स्वच्छता का चौथा बिंदु, और अंत में समीक्षा इस प्रकार से आती है। तो पहले बिंदु में जो बात आपकी आई है उसका भाव बनाया जाता है, फिर दूसरा बिंदु, इसी प्रकार तीसरा बिंदु और इसी प्रकार चौथा बिंदु। प्रत्येक बिंदु का अर्थ यहाँ पर ये है कि उस अनुच्छेद परिच्छेद को बांटा जाता है। उस अनुच्छेद परिच्छेद में पहले जो अनुच्छेद परिच्छेद में कौन सा भाव प्रदान आया बिंदु आया है, फिर दूसरे अनुच्छेद परिच्छेद में भाव प्रदान कौन सा है, तीसरे अनुच्छेद परिच्छेद में कौन सा भाव आया और चौथे उसमें कैसा है। अंत में इन चारों बिंदुओं की समीक्षा या निष्कर्ष निकाला जाता है, जिसमें छात्र को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। गद्य शिक्षण की पाठ योजना के सोपान के बारे में अपन अब आगे पढ़ेंगे। तो आज अपन ने क्या करा है, पहला जो है आपका अर्थ के बारे में पढ़ा है, दूसरा परिभाषा के बारे में पढ़ा है, तीसरा उद्देश्य के बारे में, चौथा विधि व प्रणाली के बारे में, और पांचवा यहाँ पर सोपान के बारे में। सोपान, पद, चरण, ये सब एक ही है। सोपान, पद और चरण, ये सभी इसके पर्याय है। तो अपने को अंग्रेजी में इसको स्टेप्स कहते हैं कि गद्य पाठ के प्रोस लेसन के स्टेप क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके स्टेप क्या है। स्टेप में आपका जो पहला जो काम है, गद्य शिक्षण के पाठ योजना के सोपान, पद, चरण, भाषा कार्य, व्याख्या एवं विचार विश्लेषण के अंग। भाषा कार्य के अंतर्गत शब्द भंडार के विवृति मुख्य कार्य है। यहाँ पर व्याख्या का जो उद्देश्य होता है, बच्चों के शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति और मुहावरे के कोश में वृद्धि करना है, उनके व्यवहारिक व्याकरण के में वृद्धि करना है, एवं भाव एवं विचारों का जो विश्लेषण कर उनकी गहराई पर पैठ जमाना है। इस प्रकार व्याख्या के 3 पहलू होते हैं: शब्द व्याख्या, भाषा कार्य और व्याख्या करना। इस प्रकार के 3 पहलू होते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि भाषा कार्य अंत में होना चाहिए, कुछ का मत है कि प्रसंगवश जितना कार्य हो उतना हो तो ठीक है, हाँ इसकी अति नहीं होनी चाहिए। तो सभी का जो उपयोग है इसके माध्यम से होना चाहिए। तो इसके जो गद्य पाठ के जो भी इनके प्रयोग है वो अपन भविष्य में बताएंगे कि कौन कौन से प्रयोग, किस प्रकार इसका गद्य पाठ का प्रयोग है। अगर देखा जाए तो गद्य पाठ के सोपानों में मुख्यतः सोपान में सर्वप्रथम प्रस्तावना आती है। उससे पूर्व जो होता है उद्देश्य कथन होता है कि उस पाठ के कौन कौन से उद्देश्य हुए हैं, पहला। दूसरा प्रस्तावना। तीसरा जो बिंदु होता है वो प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण में अनेक प्रकार के, जैसे आदर्श वाचन होता है, आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन होता है, ये इसके बिंदु है। आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन, फिर प्रश्नोत्तर प्रणाली से प्रश्नोत्तर होता है। पाठ का जो विश्लेषण, कठिन शब्दों और उसके अर्थ होते हैं। कठिन शब्द का अर्थ बताया जाता है, कठिन शब्द
का अर्थ बताया जाता है। फिर बोध प्रश्न होते हैं, विचार विश्लेषण प्रश्न होते हैं। इसके माध्यम से कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। चौथा जो है, इनका जो जब पाठ हो जाता है तो पुनरावृत्ति के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और पुनरावृत्ति के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि भाई उन्हें अधिक से अधिक बोध हो जाए। अंत में मूल्यांकन के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस प्रकार पद्य और गद्य दोनों में ही इन स्टेप्स का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो पद्य हो चाहे वो गद्य हो। व्याकरण और निबंध लेखन और अथवा रचना जो है, उनके चरण थोड़े से भिन्नता लिए हुए होते हैं। उनकी परिपाटी अलग चलती है, वो अलग प्रकार से होते हैं। जब अपन गद्य पाठ पढ़ेंगे, इसके बारे में अपन चर्चा अवश्य करेंगे कि किस प्रकार से ये होता है। थोड़ी सी चर्चा अपन ये भी ध्यान रख लें कि हम पाठ को कैसे पढ़ाएंगे। पाठ के में कक्षा स्तर को देखते हुए शब्द कठिन हो उन्हें श्याम पट पर लिख देना चाहिए। फिर भी उन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित युक्तियों के प्रयोग से छात्रों द्वारा निकलवाना चाहिए। जैसे दृश्य सामग्री द्वारा कैसे निकालोगे। छोटी छोटी कक्षाओं में कुछ शब्दों के अर्थ दृश्य सामग्री, वस्तु को बताएं, प्रतिमूर्ति करें, चित्र करें, रेखा चित्र बनाएं की सहायता से अपन स्पष्ट करते हैं। जैसे जलज का अर्थ कमल का फूल दिखाकर स्पष्ट किया जाता है और अमराई का अर्थ चित्र दिखाकर स्पष्ट किया जाता है। लेकिन कक्षा में कभी भी जीवित पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े एवं गंदे तथा भयानक पदार्थ नहीं दिखाने चाहिए। दृश्य सामग्री में आपने बात करी होगी कि जब कक्षा पाठ पढ़ा रहे हो तो दृश्य सामग्री को अपन बात करते हैं। इसमें मान लीजिए पुष्प की अभिलाषा कविता आती है, तो पुष्प को बता करके दृश्य रूप में आप पाठ को आगे बढ़ा सकते हो कि मेरे हाथ में कौन सा पुष्प है। तो आपने बताया कि मेरे हाथ में इसका चमेली का सफ़ेद पुष्प है। ये पुष्प कौन सा है? चमेली का पुष्प है। तो आज हम पुष्प की अभिलाषा को पढ़ेंगे। इसी प्रकार अंग संचालन की बात आती है। उसकी त्योरियाँ चढ़ गई, त्योरियाँ चढ़ाकर दिखाई जा सकती है, लेकिन इतना अधिक अंग संचालन नहीं करना चाहिए कि कक्षा नाटक मंच बन जाए। उसकी त्योरियाँ चढ़ गई, जैसे मान लीजिए अंग संचालन आप कर रहे हो तो त्योरा चढ़ाएंगे। त्योरा का मतलब है कि दोनों आंखें आप ऊपर करके कर सकते हो। तो अंग संचालन जो आपका है वो आपका पढ़ाई के अनुरूप, अर्थात लेखक ने जो पाठ में संदेश पहुँचाया है उसके अनुरूप होना चाहिए। तीसरा है वाक्य प्रयोग। कुछ शब्दों एवं मुहावरे ऐसे होते हैं जिसका सरल वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है और तब उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों से कर्कश शब्द का अर्थ निकलवाया हो तो उनके सामने यह वाक्य रखा जा सकता है, कोयल की वाणी मधुर होती है और कौवे की कर्कश। और फिर पूछा जा सकता है कि कर्कश के क्या अर्थ होते हैं। वाक्य प्रयोग विधि अपनाते समय छात्रों के समक्ष तत्संबंधी पूरी परिस्थितियां उत्पन्न कर देनी चाहिए। ऐसा करने से यदि एक से अधिक वाक्य भी बनाने पड़े तो कोई हानि नहीं है। लंबे लंबे वाक्य भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो इससे बचना चाहिए। वाक्यों का प्रयोग जब अपन करते हैं गद्य पाठ में, तो शब्द, अर्थ, विधि, प्रयोग, जब अपन वाक्य की बात गद्य में करते हैं तो इस तरह से अपन करते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य का प्रयोग आपने किया, नरेश का अर्थ क्या है?
तो इसकी विधि का आप क्या करोगे कि भाई नरेश अर्थ के आप पर्याय बताइए। तो नरेश अर्थ का वो पर्याय बताएंगे राजा, सम्राट, बादशाह, है ना, और भी बहुत सारी जो बातें हैं वो बताएंगे। तो ये सभी बातें इसमें वाक्य प्रयोग में आ गई। इसी प्रकार पर्याय बताना है तो पर्याय शब्द कैसे बताओगे? पर्याय शब्द मैंने अभी यहाँ बताया था। कभी कभी पर्याय शब्द के कथन द्वारा भी अर्थ निकलवाया जा सकता है। भास्कर शब्द के पर्याय बताइए, तो यहाँ मान लीजिए भास्कर है ना, तो भास्कर अर्थ का पर्याय क्या बनेगा आपका, आप बताइए। तो भास्कर अर्थ का है दिवाकर, दिनकर, है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया दिवाकर। इस तरह से इनका बता सकते हैं। मधुर शब्द की उपस्थिति, विलोम शब्द। अब अगला जो बिंदु है अपना वो क्या है? विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द जो है वो अपन आगे लेंगे कि विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द के अंतर्गत बहुत सारी बातें आ रही है। जैसे मान लीजिए पांचवा है विलोम शब्द। हम गद्य पाठ पढ़ा रहे हैं और गद्य पाठ पढ़ाने के अंतर्गत ये सभी क्रियाएं जो पद्य जो पाठ पढ़ा रहे हो, पाठ पढ़ाने में जो स्टेप चल रहे हैं उसमें इस प्रकार से आप बता सकते हो। कभी कभी विलोम शब्द को प्रस्तुत करके शब्द के अर्थ निकलवाने में बड़ी सहायता मिलती है। जैसे कर्कश शब्द का अर्थ निकलवाने के लिए मधुर शब्द को उपस्थित किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि कर्कश शब्द मधुर, कर्कश मधुर शब्द का विलोम है, और तब कर्कश के अर्थ पूछे जा सकते हैं। तो मान लीजिए कर्कश आपने यहाँ पर लिखा, अर्थ आपको नहीं मालूम है, परंतु विधि में क्या करा आपने, विलोम शब्द का अर्थ कि कर्कश का विलोम बताइए, है ना, तो विलोम में क्या आएगा, मधुर शब्द यहाँ पर आएगा। अब कर्कश का अर्थ बताइए, तो वो आपको बता देंगे कि कड़वा बोलने वाला जो भी है वो यहाँ पर अर्थ आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार खंड द्वारा भी पाठ पढ़ाया जाता है। हिंदी में संस्कृत की तरह ही दो अथवा दो से अधिक शब्द जोड़कर भी शब्द बनाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को खंडों द्वारा स्पष्ट करना सरल उपयुक्त है। इसकी अनेक प्रणालियां होती है। पहला जो है, छठा जो क्या हो गया, खंड द्वारा। खंड में उपसर्ग को अलग करके, जैसे सुपुत्र, फिर कुपुत्र आदि शब्दों को, तो उपसर्ग का क्या शब्द हो गया, सु हटाने पर पुत्र हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्यय द्वारा प्रत्यय को अलग करके, जैसे धनवान, भगवान, भाग्यशाली, धनवान भाग्यशाली। तो धनवान में धन और वान, तो वान क्या यहाँ पर क्या आ गया, आपका प्रत्यय आ गया है यहाँ सु उपसर्ग आ गया है। इसी प्रकार समास विग्रह करके भी आप पाठ को पढ़ा सकते हो। समास विग्रह में क्या आ गया, जैसे गृह लक्ष्मी। समाज के प्रकार का नाम पूछ लेना भी युक्ति संगत होता है। संधि विच्छेद द्वारा भी अपन उसको पढ़ा सकते हैं। तो कितने प्रकार के हो गए, एक पहला जो है उपसर्ग द्वारा, दूसरा है प्रत्यय द्वारा, तीसरा जो है आपका समास विग्रह द्वारा, और चौथा है आपका संधि विच्छेद द्वारा। इस प्रकार के आप बात कर सकते हो। संधि विच्छेद में जैसे निराकार, विद्याधन शब्दों में संधि युक्त शब्दों को श्यामपट पर लिखकर छात्रों से संधि विच्छेद कराया जा सकता है। यदि फिर भी अर्थ स्पष्ट न होते हो तो खंडों को वाक्यों में प्रयोग करके उनके अर्थ निकलवाने चाहिए। फिर पूरे शब्द का अर्थ पूछना चाहिए। संधि विच्छेद या संधि विशेष का नाम पूछ लेना भी उचित रहता है।
लेकिन इन सब के लिए आवश्यकता से अधिक समय हमें नहीं देना चाहिए, समय को देना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार की विधि होती है शब्द, अर्थ, विधि और प्रयोग के माध्यम से सारी बातें आपकी निकलती है। तो यहाँ पर संधि आ जाएगा, किसके माध्यम से निकालना चाह रहे हो, कौन सी विधि का प्रयोग करते हुए आप शब्द का अर्थ निकाल रहे हो। समास आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्यय और जो भी है संधि विच्छेद। आगे चलते हैं। प्रसंग कथन के अनुसार प्रसंग कथन के अनुसार भी अपन कर सकते हैं। प्रसंग कथन, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रसंग कथन करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए यदि तथागत का अर्थ स्पष्ट करना हो तो कथन ही करना होगा। पहले इस शब्द का संधि विच्छेद कराकर इसका अर्थ बताना होगा कि तथागत के अर्थ होते हैं, जैसे जो जाकर लौट आए, तथागत। फिर कहना होगा कि भगवान बुद्ध जीवन की विभीषिका से भयभीत होकर उससे बचने का उपाय सोचने लगे और इस सत्य की खोज में वे समाज से दूर एकांत जंगल में जा पहुँचे और फिर ज्ञान प्राप्त करके लौटे, इसलिए उन्हें तथागत कहा जाता है। तो प्रसंगवश भी अर्थ आप निकाल सकते हो। यहाँ पर प्रसंग कथन करना बहुत आवश्यक है। अभी मैंने गौतम बुद्ध का तथागत के लिए उपयोग किया था कि तथागत वो कैसे कहलाते हैं। तो भगवान बुद्ध जीवन की विभीषिका से भयभीत होकर उससे बचने के उपाय सोचने लगे और इस सत्य की खोज में वे समाज से एकांत जंगल में जा पहुँचे और फिर ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे वहाँ पर जहाँ उनके माता पिता थे वहाँ पर लौटे, इसलिए उन्हें तथागत भी कहते हैं। अगला वो अंतिम जो है आपका व्याख्या, अंतिम तो नहीं है, इसके बाद में 9वां और है व्युत्पत्ति। तो व्याख्या और शब्द व्युत्पत्ति, शब्द व्युत्पत्ति होती है, इसका भी अपन पढ़ेंगे। शब्द व्युत्पत्ति, कभी कभी अध्यापक के या शिक्षक के सामने ऐसे शब्द और मुहावरे आ जाते हैं कि उपर्युक्त कोई भी युक्ति उसकी सहायता नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में व्याख्या का सहारा लेना पड़ता है, जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलना। इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए शिक्षक व अध्यापक को गिरगिट और उसके स्वभाव के विषय में कथन करना होता है, व्याख्या करनी होती है, तभी मुहावरे के भाव को स्पष्ट किया जाता है। तो शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर क्या आया, गिरगिट की तरह रंग बदलना। अर्थात यहाँ पर गिरगिट के बारे में आपको बताना जाएगा कि समय रहते आपको वह कैसे गिरगिट रंग बदलता है, धूप में कैसे आता है, छाँव में कैसे आता है, उस पर जब कोई आक्रमण करता है तो कैसे वो अपना रंग बदलता है। अंत में है शब्द व्युत्पत्ति द्वारा। कभी कभी ऐसे शब्द सामने आ जाते हैं जो बोली के शब्द होते हैं। कुछ शब्द बिगड़ते बिगड़ते नया रूप धारण कर लेते हैं। इन शब्दों के अर्थ बताने के लिए यदि इनकी व्युत्पत्ति की चर्चा की जाए तो इस प्रकार विकसित किया शब्द अधिक स्थायी होता है। उदाहरण के लिए खटखट, चींची, बुद्धिजीवी आदि शब्दों का अर्थ व्युत्पत्ति द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पाठ में मान लीजिए कोई खटखट की आवाज़ आती है, कई बार कहानी पढ़ाते हैं तो उसमें खटखट की आवाज़ आती है, कोई टेबल खिसकाए तो खर्र की आवाज़ आती है, कई बार खटखट की आवाज़ आती है, कई बार चिड़िया जो होती है वो चींची करती है। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जब शब्द व्युत्पत्ति, चींची मतलब कौन करता है चींची, चिड़िया के जो बच्चे होते हैं वह चींची करते हैं। खटखट कौन करता है, जैसे मान लीजिए कोई महिला, उसमें कहानी में उल्लेख आया है कि वह कुछ कूट रही है तो खटखट की आवाज़ आती है। तो कई बार शब्द व्युत्पत्ति के आधार पे भी उसका अर्थ निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर आज हमने गद्य पाठ पढ़ा और गद्य पाठ के अंतर्गत अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विधियाँ या प्रणालियाँ और गद्य पाठ के सोपान
चरण या स्पष्ट। सोपान चरण स्पष्ट में कई प्रकार की जो मूल बातें हैं वो हमने पढ़ी है कि पाठ का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले उद्देश्य का निर्माण करते हैं हम। उद्देश्य में अपन ने बात करी थी यहाँ पर कि ज्ञान, अवबोध, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, इसके बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा करी है। इसी प्रकार सोपान में हमने उद्देश्य, प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं कि पाठ की प्रस्तावना कैसे रखी जाए, उसका समा कैसे बांधा जाए। पाठ को जब शुरुआत करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद की आप कफन कहानी पढ़ा रहे हो तो कफन, आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ाएंगे कफन, ऐसे नहीं बोलना है। हमें पाठ की ओर उसको अग्रसर करना है। अभी भी विज्ञान वाला पाठ पढ़ा के गया है या अथवा दूसरे विषय वाला पाठ पढ़ा गया है, उसे हिंदी की ओर आकर्षित करना है। तो हम उसे पूछेंगे अनेक प्रकार के प्रश्न। जैसे मान लीजिए आप विद्यालय में आते हो तो कौन सी कपड़े पहन करके आते हैं, बोले हम ये पढ़ते हैं, कपड़े पहन करके आए हैं। मान लीजिए यदि हम पूछते हैं यदि हम प्रश्न पूछते हैं उसे कि यदि आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप क्या करते हैं, हम और आप क्या करते हैं, तो वो अपना बताएगा कि हम और आप कफन कहते हैं ना उसको उड़ाते हैं। तो फिर आपका आएगा तो आज हम मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी का अध्ययन करेंगे। इसलिए अगला अपन चलते हैं, इसी में मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी कफन है ये आपके प्रस्तावना हो गई है। इसी प्रकार आपका प्रश्न, जब प्रस्तावना में चलते हैं तो कई प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। प्रस्तावना के बाद में क्या आता है, प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में भी कई प्रकार के आपके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। कौन कौन से स्टेप है? सबसे पहले प्रस्तुतिकरण में आदर्श वाचन आता है। इसमें शिक्षक जो है व्याकरण के नियमों का ध्यान रखते हुए, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए वह आदर्श वाचन करता है। वाचन मतलब पाठ करता है। जो भी अनुच्छेद परिच्छेद होता है, सभी छात्र छात्राएं क्या करते हैं, इस पाठ को ध्यानपूर्वक श्रोता के रूप में सुनते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार अनुकरण वाचन या पाठ छात्र को करवाया जाता है। ये सभी छात्र अपनी बारी का इंतजार करते हैं। एक छात्र पढ़ता है या छात्रा पढ़ती है और शेष छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। इसी प्रकार जब आगे चलते हैं, जब ये क्रिया हो जाती है तो कठिन शब्दों के अर्थों का वो बताया जाता है। किसके माध्यम से? इस चार्ट के माध्यम से कि शब्द, अर्थ, विधि या प्रविधि जो भी है वो यहाँ पर आती है। विधि और प्रयोग है ना, किस प्रकार करता है, तो कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पर बताए जाते हैं और जब शब्द लिख करके इसको करा जाता है। ये स्टेप प्रस्तुतिकरण में चलते हैं। उसके बाद में विचार विश्लेषण प्रश्न प्रारंभ होते हैं। विचार विश्लेषण में गद्य का जो पाठ होता है, पाठ का जो अनुच्छेद होता है उसका विचार विश्लेषण के माध्यम से प्रश्नों की संरचना की जाती है। यदि आपके पास में कोई सहायक सामग्री है पाठ को पढ़ाने के लिए तो उसका चित्र का आप बता सकते हो। यहाँ पर सहायक सामग्री में चित्र बता सकते हो, कोई वस्तु बता सकते हो, अन्य कोई जो बातें हैं वो भी कर सकते हो। इसी प्रकार जब विचार विश्लेषण के प्रश्न हो जाते हैं, अंत में उसका सारांश बताया जाता है और क्या उसमें संदेश है, सारांश, संदेश या भाव वह बताए जाते हैं। जब ये चीज़ क्रिया हो जाती है तो एक बार स्टेप में उसको क्या करा जाता है, पुनः उसको क्या करा जाता है कि भाई मौन वाचन के लिए उनको बोला जाता है कि मौन वाचन वो है कि मन में पढ़े। एक बार विषय वस्तु को पूरे जो कक्षागत होती है उसको संदेश पहुंचाया जाता है कि आप उसको मन में पढ़ने का प्रयास करें। जब मौन वचन हो जाता है तो उसका क्या होता है, पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं।
मौन वचन के बाद में जब ये सारांश संदेश होता है, यहाँ पर उसके श्यामपट के माध्यम से आपको लिखना भी है कि क्या है। उसके बाद में ही वो जब लिख लेता है तब उसको पुनः उसको पढ़ने के लिए कहना है। उसके बाद में पुनरावृत्ति के प्रश्न भी उससे करे जाते हैं और अंत में मूल्यांकन प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न भी अनेक प्रकार के पूछे जाते हैं। सबसे पहले उद्देश्य यहाँ पर आता है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पाठ योजना के चरण, है ना। कौन सी पाठ योजना? ये गद्य या पद्य जो भी है वो हो सकती है। ये प्रस्तावना है, ये प्रस्तुतिकरण है, ये पुनरावृत्ति प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न है और छठा जो अंत में है वो इसी मूल्यांकन प्रश्न में ही हालांकि आ जाता है, गृह कार्य है। तो मूल्यांकन प्रश्न भी आपके अनेक प्रकार से आप पूछ सकते हो। कोष्ठक में उत्तर दीजिए, कोष्ठक में उत्तर दीजिए। कोष्ठक ये होता है जिसको इन ब्रैकेट कहते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न है, जैसे राजा हरिश्चंद्र का पाठ आया है कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो 4 इसके ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4। जो सही उत्तर आएगा कि राजा हरिश्चंद्र क्या थे? झूठे थे, बातूनी थे, इनमें से कोई नहीं आएगा, या सच्चरित थे। तो सच्चरित जो होगा वो चौथा जो होगा वो इस कोष्ठक में उत्तर आएगा। अगला जो इसी प्रकार के जो प्रश्न का जो प्रकार होता है वो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अर्थात राजा हरिश्चंद्र डैश, अर्थात रिक्त स्थान छोड़ देना है। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान छोड़ देना है। थे, तो राजा हरिश्चंद्र सच्चरित थे, ये आएगा। ठीक है। इसी प्रकार के एक वाक्य के प्रश्न उत्तर की होती है। एक वाक्य में प्रश्न का उत्तर देना है। सच्चरित्र कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र सच्चरित्र थे। फिर इसी प्रकार एक वाक्य का गया रिक्त स्थान की पूर्ति होगी, या अन्य सत्य असत्य वाले प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार अपना सारा ये होता है। अंत में गृह कार्य जब आप देते हो तो गृह कार्य को स्पष्ट रूप से बोला जाता है कि मान लीजिए आपने मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी पढ़ी है, तो यदि वो छोटी कक्षा है तो उसे लिखिए, बोलिए कि कफन कहानी का सार। यदि छोटी कक्षा है तो उसे कहिए कि भाई आप 8 से 10 पंक्तियों में लिख करके लाइए। यदि कोई बड़ी कक्षा है तो उसे आप लिख करके लाइए कि कफन कहानी का सारांश आप अपने शब्दों में कम से कम 2 पृष्ठों में लिखिए। तो आप उसको 2 पृष्ठ करके कर सकते हैं। तत्पश्चात पाठ की समाप्ति हो जाती है। तो आज हमने गद्य पाठ के बारे में समग्र जानकारी प्राप्त करी और आपने सभी ध्यानपूर्वक मुझे सुना। यदि इस गद्य पाठ का जो आपने आज पढ़ाया है और आपने ध्यानपूर्वक सुना है, इसमें यदि कोई भी आपको इस पाठ से संबंधित कुछ पूछना है तो वो उसको करना है। तो अब आप मुझे गद्य पाठ की एक पाठ योजना के बारे में, संक्षिप्त पाठ योजना जो है वो आप बना करके मुझे आप बताओगे। ये आपका गृह कार्य है। जैसे मान लीजिए गद्य पाठ का प्रारूप बनाकर आठवीं कक्षा का गद्य पाठ का प्रारूप बनाकर बताइए। ये आपको करना है। ये आपका गृह कार्य है। अभी भी जो पढ़ाया है उसके अनुरूप आपको किसी भी एक 8वीं कक्षा का, हिंदी कक्षा का गद्य पाठ का प्रारूप बनाकर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।